दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि आज जो देश में विभिन्न विपक्षी दल हैं या उन विपक्षी दलों के निर्माता रहे हैं, एक समय जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, इनमें से वो सभी बड़े नेता कांग्रेस में थे और पंडित नेहरू की सरकार में वो शामिल थे। तो संक्षिप्त में ही मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन नेता, बड़े नेता जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपने दल बनाए। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं शुरुआत करूँगा भारतीय जनसंघ पार्टी, जो आज की तारीख में भाजपा कहलाती है, भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। इसके जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और वे कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में ही नहीं बल्कि वो आज़ाद भारत की नेहरू जी की पहली सरकार, जिसमें पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। और वो बंगाल में भी मंत्री रहे थे, लेकिन उनका मतभेद नेहरू जी से या कांग्रेस से कश्मीर और पाकिस्तान की नीति को लेकर हुआ, और वो नेहरू सरकार से अलग हो गए। और अलग होने के बाद 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई, जो यही चलकर 1980 में बीजेपी बनी। इसी प्रकार आप जो कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा कहलाते हैं, और वो जनता पार्टी में जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार गई थी और इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, उनके बेटे संजय गांधी भी हार गए थे, तो उसके बाद एक बड़े जेपी नारायण के आंदोलन के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था, और उसमें चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने थे। और बाद में उसमें जनता पार्टी में जब बिखराव हुआ तो कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह कुछ महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसी तरीके से मैं और आपको बताऊं कुछ नाम। डॉक्टर लोहिया भी नेहरू जी के करीबी थे और कांग्रेस में थे। उनके साथ सत्तारूढ़ दल में वो शामिल थे, लेकिन 1955 में लोहिया गुट अलग होकर उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जो एसएसपी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस तरीके से नेहरू युग का बड़ा विभाजन शुरू हो गया। सी राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, तो वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनके भी कुछ मुद्दों को लेकर नेहरू जी से मतभेद हुए, और उन्होंने भी कांग्रेस और नेहरू जी से अपना अलग रास्ता चुना। इसके अलावा आप ये भी सब जानते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नेहरू जी की जो पहली देश की
सरकार बनी थी उनके मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे और उन्होंने संविधान तो रचा ही था, उसके मुख्य शिल्पकार थे भारतीय संविधान के, लेकिन वो कानून मंत्री भी थे। लेकिन उनका भी कुछ मुद्दों पर, शायद जितना मुझे याद है, हिंदू कोड बिल को लेकर उनका नेहरू जी से मतभेद हुआ था और कांग्रेस से मतभेद, दलितों के अधिकार, पूना पैक्ट और नेहरू गांधी की नीतियों से उनकी असहमति हो गई थी और उसी से परेशान होकर, निराश होकर 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बनाई, जो 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर के निधन से पहले यह दल बदलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई बना। यहीं से दलित राजनीति की धारा अलग से शुरू हुई। यानी पहले अम्बेडकर जी नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन मतभेदों के चलते उन्होंने एक समय में पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसी तरीके से कहा जाता है कि राम मनोहर लोहिया, वो भी एक समाजवादी धड़े की एक धारा है और ये सब कांग्रेस के समाजवादी धड़े में थे और 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। यहीं से समाजवादी राजनीति की जड़ें पड़ी और शुरुआत हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो देश के बहुत ही कद्दावर और जो देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इन नेताओं की जड़ें या राजनीति उन्होंने कांग्रेस से ही शुरू की और जो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी, जिसके कि पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और ये सब नेता उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। यानी जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें ये सब नेता शामिल थे। तो और भी ये एक लंबी फहरिस्त है इस तरीके की नेताओं की, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में नेहरू जी से मतभेद होते हुए फिर जो है वो पार्टी को छोड़ते गए और अपने दल बनाते गए। इसी तरीके से 1969 में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई गुट में मतभेद हुए और ये पुराने जो नेता थे मोरारजी देसाई वगैरह, निजलिंगप्पा और दो चार नाम और थे, इन्होंने मिलकर संगठन कांग्रेस बनाई और जो इंदिरा जी वाला गुट था जिसमें बड़े कद के नेता बाबू जगजीवन राम थे, वो इंदिरा जी के साथ थे। तो उन्होंने जो कांग्रेस बनाई जिसकी मुखिया श्रीमती इंदिरा गांधी थी, लेकिन बाद में चलकर यही मुख्य कांग्रेस पार्टी बनी और मोरारजी देसाई वगैरह वो सब जनता पार्टी में चले गए थे। और दोस्तों एक बात और बताऊं, ये जो कांग्रेस में बंटवारा 1969 में हुआ था, तो ये जो बहुत बड़ा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था फरीदाबाद के सेक्टर 7 में हुआ था और पंडित नेकी राम शर्मा के नाम से वो नगर बसाया गया था, जिसमें पूरे देश से हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। और दोस्तों ये बताते हुए कि कांग्रेस की बड़ी टूट का गवाह हरियाणा का फरीदाबाद शहर बना और उससे एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है कि जो पंडित नेकी राम शर्मा नगर बसाया गया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, उसमें आग भी लग गई थी।
तो ये हमारे सामने की बात है। तो जब जनता पार्टी बनी, वो 2 साल सरकार चली, और चूँकि सभी बड़े कद के नेता थे, और बाद में बाबू जगजीवन राम भी बहुगुणा जी के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, और उन्होंने भी इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी CFD बना ली थी, बाबू जगजीवन राम और बहुगुणा जी ने मिलकर। और आप जानते हैं कि बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। तो लब्बो लुभाव ये है कि जो बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे बाद में 70 के दशक में, वो देश के रक्षा मंत्री भी बने, और उनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही कांग्रेस ने जो 1971 का युद्ध लड़ा गया, उस समय रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी ही, उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में, एक नए देश के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद से शुरू हो गई थी, और किसी हद तक आज भी चल रही है। बताया तो ये भी जाता है कि इनेलो के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल भी पहले कांग्रेस में ही थे, उनका परिवार भी पहले कांग्रेस से ही था, लेकिन उन्होंने भी अपने मतभेदों के चलते कांग्रेस नेताओं के ये अपनी अलग पार्टी लोकदल बना ली थी। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुका जो देश में इमरजेंसी के समय चौधरी बंसीलाल श्रीमती इंदिरा गांधी के खासम खास थे, केंद्र में भी मंत्री रहे और हरियाणा के तो मुख्यमंत्री रहे। उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, और इसमें सच्चाई भी है कि चौधरी बंसीलाल ने ही नए हरियाणा की 1966-67 में नींव रखी, और जो विकास था, विकास के पथ पर जो उन्हें डाला था, चाहे वो सड़कें हों, चाहे बिजली हों, चाहे स्कूल हों, हरियाणा के विकास का श्रेय शुरुआती दौर में जब हरियाणा पंजाब से हटकर बना तो चौधरी बंसीलाल को ही जाता है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त आया कि चौधरी बंसीलाल भी कांग्रेस छोड़कर चले गए, और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी। इससे भी आगे चलिए तो 90 के दशक में जो अपने चौधरी भजनलाल थे, 1 दशक से ज़्यादा वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हरियाणा का, और मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 90 के दशक में जब हरियाणा में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो उनके नेतृत्व में, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो कांग्रेस को 67 सीट मिली थी, 67 भारी बहुमत था। लेकिन उसके बावजूद केंद्र से या केंद्रीय नेताओं से या गांधी परिवार से मतभेद होने के कारण, चूंकि भजनलाल जी ने वो चुनाव जीतने के लिए खून पसीना एक किया था, एड़ी चोटी का दम लगाया था और कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई थी, उसके बावजूद भजनलाल जी को मुख्यमंत्री न बनाकर जो रोहतक से सांसद थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको ऊपर से उठाकर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इससे नाराज होकर चौधरी भजनलाल जी ने कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई थी
हरियाणा जनहित कांग्रेस, शायद यही नाम था यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिलसिला कांग्रेस से नेताओं का टूटने का आज़ादी के बाद ही शुरू हो चुका था, जो आज तक जारी है। और यदि मैं इसी खड़ी में और भी बोल दूं, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी के होते हुए 10 साल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी तो संविधान सभा के भी सदस्य थे, और पंडित नेहरू के ज़माने के वो नेता थे, उनके साथ थे। पंडित नेहरू उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कई बार रह रहकर ये सवाल उठाया जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार इन दावों को झूठे साबित करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिंगारी उठती है तभी धुआं उठता है। जिस तरीके से हुड्डा जी के संबंध मोदी जी और शाह के साथ हैं, और उनकी बातचीत होती रही है, मीटिंग होती रही है, तो इस बात में भी दम है कि कभी भी किसी परिस्थितियों में यदि प्रतिकूल परिस्थितियां आईं कांग्रेस में, तो हुड्डा जी भी कांग्रेस छोड़कर अपना दल बना सकते हैं या भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का उभार हो रहा है, एक नई कांग्रेस बन रही है, कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी को सफलता मिल रही है कांग्रेस की जड़ें जमाने के लिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, तो उनके चलते तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कांग्रेस छोड़ना चाहेंगे। तो अंत में यही बात कहते हुए कि किसी पार्टी में रहना और अपने स्वार्थ पूरे ना होने पर या वैचारिक मतभेद पर कांग्रेस को छोड़ने का सिलसिला हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ, इसमें चलते चलते मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ अपनी बात समाप्त करने के लिए, कि आप जानते हैं कि जब से 10-11 साल से भाजपा का राज आया है, बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, और ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता सिंधिया भी कई मतभेदों के चलते कांग्रेस छोड़ गए। आज वो भाजपा में हैं, जहां बताया जा रहा है कि उनका दम घुट रहा है और उनके मन मुताबिक उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस में लौट सकते हैं, और जिस तरीके से अब कांग्रेस का माहौल बन रहा है उसके चलते तो ये भी खबर आ रही है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़ कर गए थे, अब कांग्रेस में घर वापसी की जुगाड़ भिड़ाने में लगे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। मैंने अपनी तरफ से जो जानकारी थी आपको देने का प्रयास किया है, और बहुत सारे लोग तो इन बातों को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते थे उनको मैंने ये जानकारी देकर उनका ज्ञान बढ़ाने का काम किया है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना।